आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, उत्तर प्रदेश में कोरोना और तेजी के साथ अपने पांव पसारता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,787 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना से हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में 4,059 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 30% केस अकेले राजधानी लखनऊ से हैं। 24 घंटे में कोरोना से 48 मरीजों की मौत हुई है और यूपी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,76,739 हो गई है। प्रयागराज में इसमें 1460 केस हैं, वाराणसी में 983, कानपुर नगर में 706 और गोरखपुर में 422 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना से जुड़ी हुई ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और आंकड़ा अपडेट आप जान लें, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है और उसमें सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ प्रभावित है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले हैं। लखनऊ में कोरोना से हालात सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। 4,059 नए केस कोरोना के अकेले राजधानी लखनऊ से हैं, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 30% केस सिर्फ लखनऊ में हैं। प्रयागराज में भी 1460 मामले हैं, वाराणसी में 983 मामले हैं, कानपुर नगर में 706, गोरखपुर में 422 हैं, मेरठ में 236, गौतम बुद्ध नगर में 122 मामले हैं। और ये केस लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस वजह से अब एहतियातन कोविड गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है। लेकिन आंकड़े 24 घंटे के 12,787 हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ प्रभावित है। बड़े शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। इसके अलावा भी प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर भी पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें और भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइन की जो पालना है वो लोगों के द्वारा भी नहीं हो रही और इस वजह से भी आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यूपी में कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। लखनऊ में 4,059 केस मिले हैं। पूरे यूपी में 30% केस अकेले राजधानी लखनऊ से हैं और आंकड़ा आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और प्रयागराज में 1460, वाराणसी में 983 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना कुल मिलाकर के बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस वजह से भी आप देखें कि किस तरीके से ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन की जो पालना है वो भी सुनिश्चित होती हुई नहीं दिख रही और इस वजह से भी ये आंकड़े बेहद तेजी के साथ बढ़े हैं। तो कोरोना बेकाबू हो रहा है और इसी पर चलिए बातचीत करते हैं। डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। इनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मणिंद्र अग्रवाल जी, क्या वजह देख पा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रशासन लगातार कह रहा है कि कोविड की गाइडलाइन की पालना हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन आंकड़ों का बढ़ना, वजह आपको क्या समझ में आ रही? आंकड़ों का बढ़ने का मुख्य कारण तो यही दिख रहा है कि लोगों ने कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करना बंद कर दिया। काफी संख्या में लोग अपनी एक और साथ ही साथ जो बात हुई कि अभी तक बहुत सारे लोग जो थे होम आइसोलेशन में थे, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब कुछ समय से वो भी सब काफी हद तक बाहर निकल के आ रहे हैं, जिससे कि उन तक भी कोरोना की पहुंच हो गई। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, चूंकि कोरोना को लेकर के आईआईटी में रिसर्च भी जारी है, जो जानकारियां मिली हैं, किस प्रकार का रिसर्च है और क्या रिसर्च किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं। ये हमने रिसर्च किया था आईआईटी कानपुर में, मैं हूँ, और आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर विद्यासागर और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर, ये कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में मेडिकल ऑपरेशन किए हैं। तो हम तीनों ने मिलके एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था, जो कि कोरोना किस प्रकार से बढ़ेगा देश में, इसका प्रेडिक्शन उस द्वारा किया गया। तो इसमें अगस्त से हम लोग काम कर रहे हैं और तब हमारा प्रेडिक्शन जो हमने सितंबर अक्टूबर में बताया था कि सितंबर में पीक आएगा, उसके बाद नीचे चलता जाएगा, फरवरी तक लगभग समाप्त हो जाएगा।
तो फरवरी तक तो प्रेडिक्शन सही रहा, उसके बाद एकदम से जैसे बढ़ावा आया तो उसको हम लोगों ने फिर से स्टडी किया और अब किस प्रकार से बढ़ेगा और कहाँ तक बढ़ेगा, हमारे मॉडल के द्वारा कुछ निकल के आता है जो कि हम अभी इस समय बताने की स्थिति में। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल जी, चूंकि आप जो बता रहे हैं कि आप लोगों ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था, लेकिन रोजाना 10 से 11 हजार का प्रिडिक्शन था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। और कोरोना का पीक 20 अप्रैल के बाद से अपना असर दिखाना शुरू करेगा, ये आप लोगों ने प्रिडिक्शन किया था। क्या उसी के मार्फत ये बनता हुआ आपको दिख रहा है? और थोड़ा सा मैं और जानना चाह रहा हूं कि ये जो रिसर्च है इसका बेस क्या था और ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसके आधार पर तमाम तरीके की नई रणनीति और तमाम तरीके की नीतियों का भी ऐलान हो सकता है। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो सकता है, व्यवस्थाएं क्या करनी है उसमें ये बहुत कारगर हो सकता है। तो थोड़ा सा एक बेस क्या था, मैं चाह रहा हूं इसको भी बताएं। और दूसरा, जो प्रिडिक्शन आप लोग कर रहे थे, क्या उसके अकॉर्डिंगली अभी आपको लग रहा है कि ये जो चीजें हैं वो उसी दिशा में जाती हुई दिख रही हैं? हाँ, हाँ, हमने दो तरह के प्रेडिक्शन किए हैं मॉडल के द्वारा। एक तो कि पीक कब आएगा और दूसरा पीक में सबसे अधिक कितने नए इन्फेक्शन रोज के आए। तो जो दूसरा प्रेडिक्शन है कि पीक वैल्यू क्या होगी इन्फेक्शन की, उसमें हमारा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। उसका कारण सिंपली ये है कि इस बार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उस लाइन जो, अगर उसको मैथमेटिकल शब्दों में कहें कि जो लाइन है उसका स्लोप काफी अधिक है। तो थोड़ा सा भी हमारे एस्टिमेशन में गलती होती है और नेचुरली होती है, हम एक्चुअल डेटा से एस्टिमेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी गलती में और एरर आने पे पीक की वैल्यू काफी हद तक बदल जाती है। तो हम जो पीक की वैल्यू निकालते हैं उससे उसको एकदम सत्य नहीं मानना चाहिए, उसमें आगे पीछे होने की पूरी संभावना रहती है, जैसा कि हो रहा है। पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखा गया कि जो हम पीक की वैल्यू बता रहे थे वो सही नहीं हुई। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश में पीक की वैल्यू 11-12 हजार बताई थी और वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में बताई थी, जबकि आज ही 12 हजार हम लोग पार कर गए। तो आज के जो हमने फिर से सिमुलेशन किया उसके द्वारा अब पीक की वैल्यू 18 से 19 हजार के बीच में आ रही है। लेकिन जो दूसरा हमारा प्रेडिक्शन था कि पीक कब आएगा, वो लगभग पिछले महीने भर से अपने जगह पे कायम है। उत्तर प्रदेश में पीक 20 से 25 अप्रैल के बीच में आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल जी, जिस बेस के आधार पर या फिर ये जो डाटा है जिसके आधार पर आप लोग इसको एनालिसिस कर रहे थे और आप लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया, बताया, ठीक है, कुछ फिगर्स ऊपर अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि अब फैल रहा है बहुत तेजी के साथ। लेकिन अभी आगे के लिए क्या बता सकते हैं और अभी मौजूदा जो आंकड़े हैं इसके आधार पर आप लोगों ने आकलन क्या किया है और आप लोग जो ये रिसर्च कर रहे हैं इससे क्या मदद हो रही है स्वास्थ्य महकमे की या वहां तक या फिर शासन स्तर तक भी अगर ये आंकड़े पहुंच रहे हैं तो उनको एक डाटा मिल रहा है कि उसके आधार पर वो कोई नई नियम या कोई नई रणनीति या कुछ ऐसा कर सके कि इसको रोका जा सके किसी तरीके से। तो ये उस जगह पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, वहां पर ये कितना हेल्पफुल हो रहा है? और दूसरा, ये अभी के डाटा के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि अभी और जो सिचुएशन है वो कैसी होने वाली है प्रदेश के लिहाज से? तो अभी के डेटा के हिसाब से जो हमारा अंदाज यही आ रहा है कि पीक 20 से 25 अप्रैल के बीच में आएगा उत्तर प्रदेश में और पीक के समय में 18 से 19 हजार नए इन्फेक्शन रोज की संख्या में होंगे। उसके बाद एक बार जब पीक आ गया तो जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से नीचे आएगा और अंदाजन मई के अंत तक काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये तो अभी हमारा अनुमान है मॉडल के द्वारा। जैसे मैंने कहा, ये मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें कि हम जिसको मैथमेटिकल शब्दों में कहें डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसकी अपनी चार, जिसके द्वारा हम निकालते हैं कि कैसे आगे पैंडेमिक बढ़ेगा। और जो हम इनपुट लेते हैं वो जो रोज का डेटा आता है, रिलीज होता है कि आज इतने इन्फेक्शन हुए, आज इतने इन्फेक्शन हुए, वही डेटा हम उसको इनपुट देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके अनुसार ही। लेकिन प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल जी, अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाना, चूंकि जो प्रेडिक्शन आपने किया वो लगभग 10 से 15 दिन पहले ही हो जाना, ये इसके पीछे की कोई वजह क्या आपको समझ में आ रही है? कुछ आप बता सकते हैं इस विषय में कि ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग टाइप की है? क्योंकि अभी आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा
ये जो डाटा है हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या ये सिचुएशन ऐसी है कि इस समय बहुत अलर्ट होने की जरूरत है? और खासतौर से चूंकि जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, मतलब वो 10-12 दिन पहले ही वैसा होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मुख्यतः ये है कि लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं वो करना छोड़ दिया है। एक बहुत सिंपल चीज यदि सब लोग कर लें, जब भी बाहर निकलें घर के तो मास्क पहने अवश्य। सिर्फ इतना करने से ही बहुत अंतर आ जाएगा। और जैसे हमारा जो मॉडल के अनुसार इस समय एक पैरामीटर है जिसको कि कांटेक्ट रेट कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने और लोगों को संक्रमित करता है। तो ये कांटेक्ट रेट की इस समय वैल्यू बहुत अधिक है, 0.6 के बराबर है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति लगभग 2 दिन में एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी अगर वैल्यू हम लोग कम कर लें और मास्क पहनने से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 0.4 तक भी यदि पहुंच गई, जो कि लॉकडाउन के समय इसकी वैल्यू हमारे पास 0.2 तक हो गई थी और उसके बाद अब बढ़ के इतनी हो गई है। यदि वो थोड़ी कम हो जाए तो इसका तेजी से फैलना रुक जाए। लेकिन मणि जी, आपने तो पहले भी ये जो बातें हैं आपके रिसर्च के दौरान जब निकली होंगी और आपने अप्रैल का जो एक प्रिडिक्शन दिया था, क्या उसके अकॉर्डिंगली जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे थे या जो आप लोग चाह रहे थे कि ऐसे मैनेज हो ताकि ये जो चीजें हैं इसको हम रोक सके, क्या उस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत आई है या अभी भी आप लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हेल्पफुल कितना है? क्योंकि अल्टीमेटली तो मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, आपका ये मॉडल भी काम आए। आप तो क्या वो सही तरीके से चीजें एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में जाके खराब हो रही हैं या लोगों की लापरवाही इसको बेकार कर रही है? दिक्कत कहां पर हो रही है? क्यों ये आंकड़े इस तरीके से और इतनी तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं? ये तो मुख्यतः लोगों की लापरवाही कहना होगा इसको, क्योंकि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। लॉकडाउन की वजह से बहुत अधिक दूसरी समस्याएं हो जाती हैं। लॉकडाउन हो गया तो जो अवश्य ये कॉन्टैक्ट रेट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इस समय शायद वो उचित सोल्यूशन नहीं है, इसलिए सरकारों के हाथ भी बंधे हुए हैं। यदि हम नागरिक लोग ही मास्क पहनने लगे तो बाकी और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और जहां तक इसका उपयोग का सवाल है हमारे मॉडल का, ये हम लगातार केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अपना लेटेस्ट सोल्यूशन बताते हैं और उसके अनुसार अगर उनको कुछ उसमें से काम प्रयोग लायक लगता है तो अवश्य प्रयोग करते हैं। मणि जी, बिल्कुल अंतिम में मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो अपना डाटा आपने अभी बताया कि आप केंद्र को भी और राज्य सरकार दोनों को आप लोग दे रहे हैं। तो ये जो आपका मॉडल है इसके आधार पर आप लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा होगा, ये पीक होगा, कब ये अप होगा, कब ये डाउन होगा। इसके साथ आप लोगों ने कुछ ऐसा भी बताया है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, या ये पार्ट आपने जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ा हुआ है? कुछ ऐसा अगर आप बता पाए। देखिए, रोकने का वो तो पॉलिसी डिसीजन है। तो हमारा काम जो डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस करके मैथमेटिकली और आगे क्या होगा ये हमारी एक्सपर्टीज वहां पे है। किस प्रकार से कब क्या निर्णय लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये उसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं। और प्रशासनिक जो व्यवस्था है हमारी, मेरे ख्याल से कि वो लोग ठीक ही कदम लेंगे इसके बारे में और ले रहे हैं, लेंगे। जैसे कि पिछले लॉकडाउन के समय हुआ कि एकदम उचित समय लॉकडाउन होने की वजह से जो पीक आई सितंबर में आई, जबकि वो पीक अगर लॉकडाउन ना होता तो मई जून में ही आ गई होती और बहुत अधिक बड़ी संख्या में पीक होती। जबकि मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, पीपी किट्स नहीं थे, सैनिटेशन का नहीं था, वेंटिलेटर्स नहीं थे। जी जी। अब हमारी व्यवस्था थोड़ी बदल गई है, अब सब चीजें हमारे पास हैं, इसलिए उतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी तेजी से बढ़ना, इसमें हम सबका अपनी तरफ से कर्तव्य है कि तो अगर हम लोग मास्क पहने रहे तो काफी कुछ कम हो जाए। चलिए प्रोफेसर मरीन अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जो आप लोग रिसर्च कर रहे हैं
ये जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए चले बढ़ते हैं आगे। इटावा में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस घटना में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा के लखन मंदिर से डीसीएम से लोग मुंडन संस्कार में जा रहे थे। इटावा में झंडा मंदिर मोड़ पर अचानक से डीसीएम पलट गई और सड़क के किनारे खाई में गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। घायल श्रद्धालुओं में अधिक गंभीर होने पर 8 को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सभी श्रद्धालु पिनाहट आगरा के रहने वाले हैं। हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया है। देखिए, जो मौके पे दिखा है, ये डीसीएम गाड़ी में काफ़ी संख्या थी, जो कि पिनाहट और बाह से रिलेशन में सब आपस में थे। वो डीसीएम के माध्यम से लखना पे झंडा चढ़ाने जा रहे थे। उनके यहाँ कोई उत्सव था, उस संबंध में झंडा चढ़ाने जा रहे थे। ये जब गए हैं तो ऊदी से आगे चक्कर नगर रोड पर एक मोड़ आया है, जहाँ ट्रक डिसबैलेंस हुई है और बगल में 30 से 35 फीट गहरा खाई टाइप का है, उसमें ये ट्रक गिरी है। सभी लोग जगह जगह छिटक के गिरे हैं। कुछ लोग ट्रक के नीचे थे, डीसीएम के नीचे थे। सभी लोगों को निकलवा लिया गया, यहाँ इलाज के लिए भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से, जहाँ पर अब तो सारे लोग आ गए हैं। अब तक 10 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। क्या हुआ है? ये जो है पनाट से चले थे, झंडा लेके कालका देवी पर लखना जा रहे थे और कैंटर से भर के जा रहे थे, कम से कम 100 सवारी हैं। और इसके बाद ये रास्ते में जो है हादसा हुआ। एयरटेल स्टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं यहीं से जो है देख रहा हूँ। तो यहाँ ड्राइवर अभी बता रहे थे? हाँ, कम से कम जो है 20-25 लोग तो आ चुके, 2-3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। बता रहे हैं आधा दर्जन लोगों से ज़्यादा की मौत है। बिल्कुल हो सकता। तो डीसीएम पलटने से आपको बता दें कि 11 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये सभी श्रद्धालु जो कि जा रहे थे दर्शन करने के लिए, और ऐसे में अब ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले 10 लोगों की जानकारी थी और अब इनपुट यह है कि 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या अपडेट? जी आयुष, देखो मैं आपको बता दूं कि ये करीब 2:30 से 3 बजे की घटना है कि इटावा के ये जो लोग हैं श्रद्धालु, ये आगरा के पिनहट गांव से इटावा जनपद के लखना कस्बे में काली जी के मंदिर में झंडा चढ़ाने आ रहे थे। चूंकि ये डीसीएम में करीबन 52 लोग झंडा चढ़ाने के लिए निकले थे और इटावा के जो बड़पुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदी क्षेत्र है, वहां पर चंबल नदी के किनारे एक मोड़ पर इनकी गाड़ी खाई में जाकर गिर जाती है, जिस पर स्पॉट पर करीब 39 लोग घायल होते हैं और 11 लोगों की मौके पर मृत्यु हो जाती है और बाकी घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद मौके पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू करते हैं और जिलाधिकारी इटावा ने इनके लिए जो शासन से जितनी सर्वसंभव मदद हो सकती है उसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। जी आयुष, बहुत शुक्रिया अमित बातचीत और जानकारी के लिए। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पे चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी है। कॉलेज बस से स्टूडेंट ने उतरकर अपनी जान बचाई है। स्टूडेंट ने आसपास से पानी लाकर के आग को बुझाया भी है। तीर्थांकन महावीर यूनिवर्सिटी की बस ये बताई जा रही है। थाना बागबड़ा इलाके के कैलसा अमरोहा रोड की यह घटना है। तो तीर्थांकन महावीर यूनिवर्सिटी ये बस बताई जा रही है, जिसमें अचानक से चलती हुई बस में आग लग गई। हालांकि इसमें मौजूद छात्र तुरंत नीचे उतरे और उसके बाद आसपास से पानी लाकर के इस आग पर काबू पाया गया है। इंजन में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उस वजह से ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन छात्रों के द्वारा ही देखिए कैसे इस आग पर काबू पाया गया और आसपास से पानी ला करके इस आग को बुझाया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। तो शहर शहर आग का कहर जारी है, जिसमें लखीमपुर के सिसौरा में भीषण आग जनी हुई है। आग की चपेट में एक पोल्ट्री फार्म आ गया। इसमें तकरीबन 10,000 से अधिक मुर्गियों की जलकर मौत हुई है। मुरादाबाद में भी गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है। लखनऊ, श्रावस्ती और अमेठी में भी गेहूं की कई बीघा
खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने के कारणों का खुलासा इन जगहों पर नहीं हुआ है। किसानों ने जहां पर उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, मुआवजे की भी मांग की है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग जनपदों की ये तस्वीरें हैं। मुरादाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अमेठी और श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर आगजनी की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं। उधर महाराजगंज जिले के फरिंदा कस्बे में एक निजी अस्पताल में कर्मचारी की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की जान चली गई है। तापमान अधिक होने से रेडिएंट वार्मर में रखा नवजात झुलस गया, इसके चलते उसकी मौत हो गई। अब मासूम की मौत के बाद सूचना मिलते ही परिजन इस पर आक्रोशित हो गए। अस्पताल पहुंची पुलिस ने वहां पर मौजूद 5 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया, तो फिर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के चलते यह निर्णय लिया गया है। अब सुबह 6 से रात 9 बजे तक भक्त दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ के सिर्फ झांकी दर्शन को ही अनुमति दी गई है, बाकी दर्शन पर पाबंदी है। वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ये नियम बदले गए हैं। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भक्त दर्शन कर सकते हैं, लेकिन झांकी दर्शन की ही सिर्फ अनुमति होगी यहां पर। और कोरोना के चलते ये बड़ा निर्णय लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भक्तों के दर्शन पर पाबंदी रहेगी। काशी विश्वनाथ के सिर्फ झांकी दर्शन की ही अनुमति होगी। और वाराणसी में भी जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके चलते ये बड़ा निर्णय लिया गया है प्रशासन की तरफ से। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।